Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10th फिजिक्स। तो इसमें हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स में किस चीज़ की बात करेंगे, तो पहला चैप्टर जो है मतलब फिजिक्स का अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो चैप्टर नंबर 9 है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है ना। तो उस चैप्टर की बात करने वाले हम लोग इसमें। बाकी यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, गोली दर्पण के लिए कुछ मुख्य बिंदु, गोली दर्पण के लिए जो मुख्य बिंदु है इनकी बात करेंगे। बाकी चीज़ों की बात, बाकी इससे पहले के टॉपिक की बात हमने पिछले वीडियो में कर ली है, तो आप वहाँ पे जा करके देख लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो गोली दर्पण के लिए कुछ मुख्य बिंदु की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है मुख्य अक्ष। क्या है पहला पॉइंट? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से। देखिए ये है दर्पण, ये है दर्पण, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली ये जो सीधी रेखा जा रही है, ये जो सीधी रेखा जा रही है, इसी सीधी रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। चाहे इसको आप अवतल दर्पण में देख सकते हैं या फिर इसको आप उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। आप दोनों दर्पण में इसको देख सकते हैं, अवतल दर्पण में देखिए या फिर उत्तल दर्पण में देखिए। देखिए उत्तल दर्पण में है, ठीक है ना। दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष को, अरे दर्पण के ध्रुव और क्या वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कही जाएगी? मुख्य अक्ष कही जाएगी। कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे। ध्रुव क्या है? ध्रुव है गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यह है गोली दर्पण, इस गोली दर्पण के मध्य बिंदु को, ठीक है ना, ये मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। कोई दिक्कत? इसको P से प्रदर्शित करते हैं जो कि आपको दिखाया गया है। चलिए वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र, देखो ये जो गोली दर्पण है ना, ये किसी खोखले गोले का क्या होगा? भाग हुआ होगा। ये जो है किसी खोखले गोले का भाग हुआ होगा। तो जिस खोखले गोले का भाग है ना, उसी खोखले गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वही लिखा गया है, दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ से हम लोग बनाए तो एक हमारा क्या बनेगा? खोखला गोला बनेगा। ये इस तरीके से, ये है ना, एक खोखला गोला बनेगा। तो ये खोखले गोले का जो केंद्र होगा, ठीक है ना, ये देखो ये केंद्र, जो केंद्र होगा इसी खोखले गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ये आप दोनों में देख सकते हो, उत्तल दर्पण में ये है और अवतल दर्पण में ये है, ठीक है ना, C से जो प्रदर्शित है, ठीक है ना। चलिए यानी इसको C से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? इसको हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे। होता क्या है? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या है? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र, तो ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच की जो दूरी होगी उसको क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, जो कि आप ये देख सकते हो। इसको चाहे आप अवतल दर्पण में देख लो या फिर आप इसको उत्तल दर्पण में देख सकते हो। कोई समस्या नहीं ना। चलिए इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, आप सुनिए, उसको तुरंत याद कीजिए, तुरंत, जस्ट तुरंत, ठीक है ना, क्योंकि एकदम आसानी से बनाया ही गया है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। डायग्राम अगर आपको मालूम है तो आप तो सबकी परिभाषा लिख लोगे अपने से। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, जिसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग? फोकस की। फोकस को हम लोग कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां सभी समानांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, जहां सभी समानांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो फोकस कहलाता है, ठीक है ना। तो फोकस कहलाता है। क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां सभी समानांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, तो ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण होती है ना, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण है तो यहाँ से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से वापस होती है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं, या फिर उसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ सभी समानांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है। मैं बोला ना, परावर्तन के बाद इस बिंदु से गुजरेंगी तो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलती है अवतल दर्पण के लिए बात बोला गया है, मिलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण के लिए बात बोला गया है। तो मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस, या आप कह सकते हो फोकस बिंदु, ठीक है, फोकस बिंदु भी आप बोल सकते हो।
चलिए आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं 6 पॉइंट फोकल लंबाई। फोकल लंबाई यानी फोकल लेंथ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फोकस दूरी। तो इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी क्या होगा, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। दो ये ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे, यानी कि फोकस लंबाई कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है ना। इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। चाहे आप इसको अवतल में देख लो, चाहे आप इसको उत्तल में देख लो। ध्रुव से फोकस की दूरी, ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या करेंगे, फोकस दूरी कहेंगे या फोकल लंबाई कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अब क्या रह गया, आप सब कुछ जितने टर्म्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं उन सभी टर्म्स को, जितने टर्म्स को यहाँ पे परिभाषित किया गया है उन सभी टर्म्स को आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों दर्पण में। देखिए ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया जो कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। ये क्या हो गई, वक्रता केंद्र हो गई। जिस खोखले गोले का भाग होता है ये दर्पण, उसी खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, फोकस है। सभी समानांतर किरणें जो होती हैं वो अगर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है उसको फोकस बिंदु या फोकस कहते हैं, ठीक है ना। और ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, यानी फोकस लंबाई कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत, वही सेम चीजें आपको उत्तल दर्पण में भी सब कुछ दिखेगा। एफ है, सी है, पी है, ठीक है ना। आर हो गया, स्मॉल एफ हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। सर ये एम और एम डैश नहीं समझ में आ रहा है बेटा, एम और एम डैश अपर्चर होता है, अपर्चर, ठीक है ना, अपर्चर होता है, ठीक है, अपर्चर, एम और एम डैश जिसको द्वारक कहते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग फोकल लंबाई एफ तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध। फोकल लंबाई स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में क्या संबंध हम लोग देखेंगे। तो देखो एफ बराबर क्या होता है, r/2। जो एफ होता है ना वो आर का आधा होता है। एफ जो है, ये जो एफ है ना, देखो आर का क्या होगा, आधा होगा, ये ध्यान देना। और जो आर होता है, उल्टी बात बोलो, अब जो आर होगा वो एफ का क्या होगा, 2 गुना होगा, तभी तो बड़ा हुआ ना। एफ का 2 गुना कर दो, एफ का 2 गुना कर दो, क्या बनेगा, आर बनेगा। आर का आधा कर दो, आर का आधा कर दो, क्या बनेगा, एफ बनेगा। तो आर का आधा करने क्या मिला, एफ मिला। और वो एफ का 2 गुना करने क्या मिला, आर मिला। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना। यहाँ पे मैं साथ ही साथ एक उदाहरण भी, 2 उदाहरण ले लिया हूँ। क्या है, किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। क्या दे रखा है आपको, पहला उदाहरण हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, पहला उदाहरण हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखो क्या कह रहा है, किसी दर्पण की फोकस दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो किसी दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। कह रहा है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो आर क्या होगा, तो आर क्या होगा, 2f होगा। बोलिए आर क्या होगा, 2f होगा। तो 2 × एफ का मान कितना है, 20 है। एफ का मान कितना है, 20, यानी कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर। समझ में आया ना। क्या बोला, किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो एफ बराबर 20 सेंटीमीटर कर दिए, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो आर बराबर 2f होता है, तो 2 और एफ की जगह 20 गुना 40 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत। चलिए इसको पहला उदाहरण को हम इरेज करते हैं, दूसरे उदाहरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए दूसरे उदाहरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। किसी दर्पण की क्या दे दिया, वक्रता त्रिज्या इस बार दे दिया है। तो दर्पण की इसका क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन है भैया। ये क्या है, उदाहरण नंबर 2 का सॉल्यूशन है। तो इस बार वक्रता त्रिज्या आपको दे दिया है, वक्रता त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू दे दिया है 15 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी एफ आपसे पूछ लिया है। क्या पूछ लिया बच्चा, आपसे एफ पूछ लिया है। तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है बताइए, एफ बराबर क्या होता है आप बताइए। एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो एफ की जगह एफ रख दिए, आर की जगह 15 रख दिए और बाई 2 कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो क्या आ गया, 7.5 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, 7.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन भी आते रहते हैं, ऑप्शनल में आएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। अभी आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाया नहीं गया है,
ठीक है ना। साइन का भी वो साइन के बारे में भी मैं बताया नहीं है ना, साइन के बारे में बताया नहीं, मतलब कि प्लस कहाँ लगेगा, कब माइनस लगेगा, इन सब के बारे में बताया नहीं, इसलिए केवल मैंने दर्पण का यूज किया है। नहीं तो हो सकता है आपके एग्जाम में या फिर आपके बुक में उत्तल दर्पण लिख दे, अवतल दर्पण लिख दे, तो आपको एफ को माइनस में प्लस में करना पड़ेगा, इसके साइन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी तक हम चिन्ह परिपाटी का यूज किए नहीं है, इसलिए हम सिंपल से उदाहरण लिए हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देख लेते हैं परावर्तन के दौरान प्रकाश की किरणों का जो नियम होता है, यानी परावर्तन के दौरान जो प्रकाश की किरणों का नियम होता है वो क्या क्या होते हैं, उसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं क्या क्या होता है। पहला पॉइंट है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मामले में फोकस बिंदु से गुजरती है तथा उत्तल दर्पण के मामले में फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। मतलब क्या बोला गया कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, देखो ये प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर निकली, परावर्तन के पश्चात कहां से वापस हुई, फोकस से। और अगर हम लोग इसमें देखें तो ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि मुख्य अक्ष की क्या है, समांतर है, परावर्तन के पश्चात कहां से वापस होती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये फोकस है। देखो पीछे डॉटेड लाइन खींचा गया है, डॉटेड लाइन मतलब ये प्रतीत हो रही है, मतलब ये यहाँ पे ये प्रकाश की किरण गई, टकराई, वापस हो गई। फिर हम लोग इसको पीछे ले आएंगे तो हम लोग ये मानेंगे कि पीछे ये जाएगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, मतलब फोकस से वापस होता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से वापस होती हुई प्रतीत होगी, ठीक है ना। कहां से, फोकस से वापस होती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहला रूल। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। बाकी सर ये डॉटेड लाइन से क्या खींचे आप, ये अभिलंब है और ये वो आई है और ये आर है, आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण, और ये क्या है, परावर्तन कोण। ये क्या है, आपतन कोण यहाँ पे, और ये क्या है, परावर्तन कोण। कोई समस्या नहीं ना, समझ में आया, ठीक है ना। देखो ये प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर, ये प्रकाश की किरण गई, परावर्तन के पश्चात फोकस से वापस हुई, और ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गई, परावर्तन के पश्चात फोकस से वापस होती हुई प्रतीत हुई है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, जो कोई नहीं, जब कोई होगा यहाँ पर, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आती है या आती हुई प्रतीत होती है, आती है मतलब अवतल दर्पण, और आती हुई प्रतीत होती है मतलब उत्तल दर्पण, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। देखो ये फोकस से आ रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल गए। यहाँ देखो, यहाँ फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, और देखो ना आप पीछे ले जाएंगे तो फोकस से मिलेगी ना, तो प्रतीत हो रही है। तो अगर ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है उसको पीछे खींच ले जाओ, देखो फोकस से है तो मतलब ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो हम लोग ये मानेंगे ये फोकस से आ रही है। तो ये प्रकाश की किरण फोकस से आ रही है और परावर्तन के पश्चात देखो मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही है, ठीक है ना। तो ये था नियम, ठीक है ना। तो समझ में आया ना, ये दो नियम है, मतलब 4 नियम है, इसमें 2 नियम आप लोगों ने देखा। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगले 2 नियम की बात करते हैं, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग तीसरे और चौथे नियम को देखेंगे। 2 नियम को हम लोगों ने देख लिया है। तीसरा नियम क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है या आती हुई प्रतीत होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस हो जाएगी। मतलब अगर वक्रता केंद्र से आएगी, देखो ये वक्रता केंद्र से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात फिर उसी मार्ग में क्या हो गई, वापस हो गई। देखो एरो आने का भी लगा है, जाने का भी, मतलब वक्रता केंद्र से आई, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस हो गई। यहाँ पे भी देख सकते हो, ये देखो वक्रता केंद्र से आती हुई, देखो एरो लगा है ना, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है, फिर उसी मार्ग में वापस हो जा रही है। तो ये उत्तल दर्पण के लिए भी है,
समझ में आया ना। तो ये हो गया, आपको ये रूल मालूम होना चाहिए। ये सब जो 4 रूल है ना बताए जा रहे हैं ना, ये चारों रूल एकदम अच्छे से याद रखिएगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब का निर्माण कर पाएंगे। नहीं तो हम लोग ऐसे प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकते जब तक हम लोग को रूल नहीं मालूम होगा। तो आपको रूल याद होने चाहिए चारों, ठीक है ना। जब कोई, अब चौथा पॉइंट क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से टकराती है, दर्पण के ध्रुव से टकराती है तो वह समान कोण बनाती हुई वापस हो जाती है। अब जरूरी नहीं है दर्पण के ध्रुव से टकराए तो समान कोण बनाते हुए वापस हो जाए, ठीक है ना। मतलब ये समझो कि जब कोई प्रकाश की किरण जितने एंगल पे आएगी और टकराएगी तो उतने एंगल पे वो क्या होगी, वापस हो जाएगी। टकराने के पश्चात उतने एंगल पे क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। बाकी जो रूल है उसको देख लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से टकराती है तो वह समान कोण बनाते हुए वापस हो जाती है। तो देखो, दर्पण के ध्रुव से टकराई, ये प्रकाश की किरण आई, दर्पण के ध्रुव से टकराई और टकराने के पश्चात समान कोण बनाती हुई वापस हो गई। मतलब ये एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सेम चीजें यहाँ पर भी है। देखो, प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से टकराई, आकर के टकराई, टकराने के बाद समान कोण बनाती हुई क्या हो गई, वापस हो गई। तो एंगल आई बराबर एंगल आर हो गया। मतलब आप पढ़े हो ना कि परावर्तन में क्या होता है, जिस एंगल से आकर के टकराएगी उसी एंगल से क्या होगी, वापस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो चीज मैं बता रहा था। तो चौथा नियम भी याद होना चाहिए, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से टकराती है तो वह समान कोण बनाते हुए टकराती है तो समान कोण बनाती हुई क्या होती है, वापस हो जाती है, ठीक है ना। तो ये देखो, आई टकराई, समान कोण बनाते हुए वापस हो गई, आई टकराई, समान कोण बनाते हुए वापस हो गई, ठीक है ना। तो ये थे परावर्तन के दौरान प्रकाश की किरणों का नियम, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में कि ये उत्तल दर्पण के द्वारा और अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब बनने के क्या नियम है, यानी प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, इन सब की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।